पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहली बार पहुंचे अल्मोड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सुनी समस्याएं। गैरसैंण विधानसभा में होगा धामी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दी जानकारी। अहम होगा ये बजट। कांग्रेस ने जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। अंतिम रिपोर्ट आने में क्यों लग रहा है समय, क्या बातें बनाती रहेगी सरकार। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दी जानकारी। बताया आगामी 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को दिया जा रहा बड़ा तोहफा। दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि। नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। दुग्ध विकास, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा अल्मोड़ा पहुंचे और लोगों से मुलाकात की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी गई। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद में धामी सरकार लगातार पशुपालकों और दुग्ध व्यवसाय पर जुड़े लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पिछले 9 महीने में प्रदेश भर में 5 से 7 रुपए की वृद्धि की गई है ताकि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा मिल सके। इसके अलावा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गोट वैली की शुरुआत भी हुई है। तो आपको बता दें, अल्मोड़ा पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है सौरभ बहुगुणा ने और मुखातिब इस दौरान हुए हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है और साथ ही साथ सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान जमकर तारीफ की है। बीजेपी सरकार की, धामी सरकार की इस दौरान जमकर तारीफ की है। हम आज पहली बार अल्मोड़ा आया हूँ। हमारे सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ पर जिला कार्यकारिणी बनी है नई, जो हमारे जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में, उन सबको बधाई देता हूँ। और आज सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने आप एक छोटी सी मीटिंग रखी है। आज रात्रि विश्राम यहीं है अल्मोड़ा में। और जहाँ तक दुग्ध संघ और आपने हमारे पशुपालन की बात कही, जब से ये सरकार आई है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, हमारा एक फोकस रहा है कि जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे दुग्ध से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है। धामी सरकार का दूसरा अंतिम बजट गैरसैंण विधानसभा में होगा। इसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ अब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कर दी है। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया है कि सप्लीमेंट्री बजट के दौरान कार्य संसदीय मंत्री ने सदन के भीतर ये बात स्वीकारी थी कि अगला बजट गैरसैंण में होगा, जिसकी तैयारियां विधानसभा स्तर पर मुकम्मल है। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय द्वारा भी बजट सत्र की तैयारियां पूरी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान प्रभारी सचिव ही कामकाज को देखेंगे, क्योंकि विधानसभा सचिव मिलने में अभी समय लग रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार होली के बाद बजट पेश कर सकती है। तो बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार अंतरिम बजट गैरसैंण विधानसभा में पेश करेगी। और गैरसैंण को लेकर जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनी हुई है कि इस दौरान कोई भी संसद यहाँ पर आयोजित नहीं की जाती है, किसी भी तरीके की यहाँ कार्यवाही नहीं होती है, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि दूसरा अंतरिम बजट जो है वो गैरसैंण विधानसभा में चलाया जाएगा और होली के बाद ये बजट पेश हो सकता है। बताया जा रहा है कि दूसरा अंतरिम बजट होने की पुष्टि हो गई है। गैरसैंण विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और संभावना है कि ये बजट जो है होली के बाद हो सकता है। सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा। और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे।
एसएसपी अल्मोड़ा ने जिले में पुलिसिया काम को लेकर मासिक समीक्षा की है। इस दौरान बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहा गया। मीटिंग के दौरान एसएसपी अल्मोड़ा ने बताया है कि जनवरी महीने में पुलिस ने 25,000 के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा 22 लाख की चरस गांजा स्मैक में 22,79,79,000 की अवैध शराब बरामद करने के साथ ही साइबर ठगी से 1,15,000 रुपए वापस किए हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने जनवरी महीने में यातायात नियम तोड़ने पर 1918 चालान करते हुए 12 लाख रुपए वसूले थे, जबकि पुलिस एक्ट में 307 और कोटपा एक्ट में 66 चालान किए गए थे। तो बताते चले कि शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इस दौरान चालान किए जा रही हैं। पुलिसिया काम को लेकर मासिक समीक्षा की जा रही है। एसएसपी अल्मोड़ा ने समीक्षा इस दौरान की है। इस दौरान बेहतरीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहा गया है। मीटिंग के दौरान एसएसपी अल्मोड़ा ने ये भी बताया है कि जनवरी महीने में पुलिस ने 25,000 के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 22 लाख की चरस गांजा स्मैक में 22 लाख एक जैसे सामान बरामद किए हैं और 1,79,000 की अवैध शराब भी बरामद की है। स्मैक 22 लाख का बताया जा रहा है और शराब 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। साइबर ठगी से 1,15,000 रुपए भी वापस किए गए हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने जनवरी महीने में यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की है। 1918 चालान इस दौरान जनवरी महीने में किए गए हैं और साथ ही साथ 12 लाख रुपए के इस दौरान चालान से वसूले गए हैं, जबकि पुलिस एक्ट में 307 और कोटपा एक्ट में 66 चालान किए गए हैं। इसके चलते एसएसपी अल्मोड़ा मासिक समीक्षा कर रही हैं। शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ट्रैफिक का नियम तोड़ने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। हर माह क्राइम मीटिंग होती है जिसमें कि जो पूर्व के जो माह की इसकी समीक्षा की जाती है और जो वर्तमान में जो माह चल रहा है इसकी लिए स्ट्रेटजी तय की जाती है। तो इसमें जनवरी माह में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और जनपद में 6 इनामी मुलजिम पकड़े गए, जिसमें कुछ बहुत शातिर थे, 25-25 हज़ार के इनामी पकड़े गए हैं। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ चरस गांजा और स्मैक बरामद हुआ था और जिसकी कीमत करीब 22 लाख की है, जो कि पिछले 1 माह में बरामद हुआ है। इसके अलावा शराब भी काफ़ी बरामद हुआ है जिसकी कीमत करीब 1,89,000 है। देखिए ये देहरादून की जिलाधिकारी सोनिया ने बताया है कि एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वो पार्किंग के साथ ही पास करता है। जो भी एरिया कमर्शियल है वह एडिशनल पार्किंग चाहे वे नगर निगम की हो, एमडीडीए की हो या फिर प्राइवेट पार्किंग हो। उन्होंने बताया कि जो मुख्य समस्या है वो पार्किंग के अंदर पार्किंग है या नहीं हो रही है, उसके लिए एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है जिससे अधिकतम लोग अपना वाहन पार्किंग के अंदर ही पार्क करें। तो बता दें कि पार्किंग के अनुसार ही पास नक्शे करने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि डीएम ने कहा है पार्किंग एक मुख्य समस्या बनी हुई है, पार्किंग के अंदर ही पार्क करने की इस दौरान लोगों से अपील की गई है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह पार्किंग को लेकर काफी चिंतित यहाँ नजर आ रही है। उनका कहना है कि एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वो पार्किंग के साथ ही पास करता है। जो भी एरिया कमर्शियल है वो एडिशनल पार्किंग चाहे वे नगर निगम की हो, एमडीडीए की हो या फिर प्राइवेट पार्किंग हो। उन्होंने बताया है कि जो मुख्य समस्या है वो पार्किंग के अंदर पार्क हो रही है या नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए एमडीडीए ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जिससे अधिक से अधिक लोग अपना वाहन पार्किंग के अंदर ही पार्क कर सके। नहीं, पार्किंग जैसे एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वो तो पार्किंग के साथ ही पास करता है, कमर्शियल जो भी एरिया है। प्लस जो एडिशनल पार्किंग्स हैं चाहे नगर निगम की हो गई, एमडीडीए की हो गई या प्राइवेट पार्किंग्स हैं, वो भी अभी चल रही हैं। लेकिन जो इशू मेनली है कि पार्किंग में पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तरफ से एनफोर्समेंट करने की कोशिश कर रही है जिससे मैक्सिमम लोग पार्किंग में पार्क करें अपनी। नहीं, पार्किंग से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिस्थितियों के बीच जोशीमठ को लेकर कई तरह के सवाल हैं। सरकार से राहत की आस लगाए प्रभावितों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट का इंतजार उत्तराखंड को आखिर कब तक करना होगा। जोशीमठ के लोग भी लगातार 2 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के
कि जो पुनर्वास की योजना है वो विस्तृत रूप से अभी सामने नहीं आई है। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो राहत कैंपों में कब तक रहेंगे। इसकी समय सीमा भी सरकार ने तय नहीं की है। सरकार अभी अंधेरे में तीर चला रही है। जो लोगों को मुआवजे की राशि है उस पर भी अभी सर्वसम्मति नहीं बनी है। वहीं उन्होंने कहा कि जो वहां पर किराएदार हैं, इसके अलावा जो लोग जोशीमठ में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे उसके लिए सरकार की कोई विस्तृत नीति नहीं है, केवल सरकार की ओर से बयानबाजी होती है। उन्होंने कहा कि कभी मुख्यमंत्री बयानबाजी करते हैं तो कभी कैबिनेट मंत्री बयानबाजी करते हैं और कभी सरकारी अधिकारी बयानबाजी करते हैं। किसी के बयान में तालमेल नहीं देखा जाता। इसका मतलब है कि सरकार के पास कोई विस्तृत योजना नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति जोशीमठ के लिए है ही नहीं और केवल 1 महीने से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही चल रही है। उन्होंने कहा कि धरातल पर स्थिति अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है। पार्टी शुरू दिन से इस मामले को उठा रही है। जब 2 तारीख को जो है जोशीमठ में दरारें देखी गई और जोशीमठ के लोग लगातार 2 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जो वहाँ पर सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो पुनर्वास की सरकार की योजना है वो अभी तक विस्तृत रूप से सामने नहीं आई है। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि वो राहत कैंपों में आखिर रहेंगे कब तक। 3 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, साल भर रहेंगे या उससे ज़्यादा। सरकार अभी अंधेरे में तीर चला रही है। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। खास तौर पर देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जाते वक्त दोपहिया वाहन चलाने को दे देते हैं। अब राजधानी दून की ट्रैफिक पुलिस ऐसे नाबालिग छात्रों को धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। देहरादून के ट्रैफिक एसपी अक्षय कोंडे ने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में ही वाहन चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। हालांकि अभियान के तहत जितने भी नाबालिग छात्रों को दोपहिया वाहनों के साथ पकड़ा गया है उनके चालान काटे हैं और उनके परिजनों को भी मौके पर बुलाकर ट्रैफिक पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ सभी स्कूलों को कहा गया है कि जितने भी वाहन आए उनको स्कूल परिसर में ही पार्किंग की व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, स्कूलों की ओर से संचालित किए जा रहे दोपहिया वाहन और स्कूल बसों को स्कूल परिसर में ही पार्किंग के लिए कहा गया है। द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, उसमें 100% वाहन या जितने भी वैकेंट प्लेसेस है स्कूल के अंदर उसमें गाड़ियां पार्क करने के लिए स्कूलों को कहा गया था और उसमें कार्रवाई भी की थी। आपने भी देखा होगा, हमने कुछ स्कूलों के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन पे एफआईआर तक की कार्रवाई हमने उसके लिए लिखा गया था। तो काफ़ी सुधार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में था, पर देखा जा रहा है, आपकी बात सही है कि ये ठंड की छुट्टी के बाद इसमें फिर थोड़ी ढिलाई बरती जा रही है। तो ये अभियान हमारे द्वारा फिर लिया जाएगा और सारे स्कूल जिसके अंदर जितने भी वैकेंट प्लेसेस है उसमें गाड़ियां पार्क होगी और 100% स्कूल बस और स्कूल वैन हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वैन भी हो, वो स्कूल के अंदर ही पार्क। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान कोटद्वार में अवैध खनन की भेंट चढ़ा सुखरो नदी पर बना पुल और धंस गया है। सुखरो नदी पर बना पुल 4 माह पहले भी धंसा था। तब इसको ठीक करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम को लगाया गया था और इस पर यातायात बंद कर दिया गया था, लेकिन जनता के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे बाद में हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। उधर दूसरी ओर पुल में हुए धंसाव को ठीक करने का काम चल रहा था कि एक बार फिर से ये पुल धंसने लगा है। तो आपको बताते चले कि इस दौरान कोटद्वार में ये पुल बनाया गया था, अवैध खनन की भेंट चढ़ गया है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान ये पुल बनाया गया था। सुखरो नदी पर इस पुल का निर्माण हुआ था जो कि धंस गया है। सुखरो नदी पर बना पुल एक बार पहले भी 4 माह पहले धंस चुका है। तब इसको ठीक करने के लिए इंजीनियरों की एक टीम लगाई गई थी और इस पर यातायात बंद कर दिया गया था, लेकिन जनता के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसे बाद में हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। उधर दूसरी ओर पुल में हुए धंसाव को ठीक करने का काम चल रहा था। एक बार फिर से ये पुल धंसने लगा है। बार किया गया ना पुल का, एक जनता को मतलब एक तरह से घुमाने के लिए ठगने वाली बात है। मैंने देसी इलाज, घरेलू उपाय
और एक्चुअल जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। और हमने तो उसी समय कह दिया था, माननीय विधायिका से हम मिले थे यहाँ पे, खंडूरी मैडम से, हमने उनको कहा था कि ये ट्रीटमेंट जो है ना ये आगे नहीं चलेगा। देखे कोटद्वार सुकरा नदी सुकरा पुल की क्या हालत है। आप देख रहे हो कि बरसात के टाइम से ये धसाव हो रखा है। पूरा दिसंबर चला गया, पूरा बरसात चला गया, सर्दी चली गई और अभी देखो दोबारा पुनः ये टूट रहा है। तो आप सब लोग देख रहे हैं। और जब ये है सरकार नहीं जागती है तो जनता को जागरूकता का परिचय देना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए। कारण क्या होना है, पिछली बार दुग्ध उत्पादकों को एक बड़ा तोहफा मिल रहा है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि के तहत अब 41 रुपए की बजाय 43 रुपए का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, इस फैसले से दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। तो वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि आंचल की ब्रांडिंग अब अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है, जिसके तहत मारचुला, मौलिखाल, मानीला जैसे क्षेत्रों में आंचल दूध एवं अन्य दुग्ध पदार्थ की सेल की जा रही है। और इसी क्रम में नैनीताल जनपद के बाहरी क्षेत्रों में आंचल की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग की जाएगी। वहीं बरेली सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी आंचल ब्रांड का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केरल दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वहां से बेहतर सहकारिता के स्तर से उत्तराखंड कहीं ज्यादा बेहतर है और यहाँ दुग्ध उत्पादकों के खाते में सीधा पैसा दिया जाता है, जिसकी सराहना वहाँ के राज्य के दुग्ध व्यवसाय एवं अन्य अधिकारियों ने भी की है। पर हमारे प्रदेश के माननीय दुग्ध विकास मंत्री जो लगातार संवेदनशील हैं कि दुग्ध उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिले और लगातार वो पूरे दुग्ध संघों की और फेडरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उत्पादकों के हितों के लिए सरकार के माध्यम से भी माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का प्रयास है। और उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के निर्देश पर, क्योंकि पिछली बार जब वो सामान्य निकाय बैठक में आए थे तो उनने अपने संबोधन में भी कहा था कि दुग्ध क्रय दरें बढ़ाइए, हमको निर्देशित करा था और उसमें सामान्य निकाय ने भी अनुमोदन दिया था कि 16 फरवरी या 1 मार्च से दरें बढ़नी चाहिए। जिला मुख्यालय पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं शहर की पौड़ी श्रीनगर रोड पर श्रीनगर की ओर से आ रहा विद्युत पोल से भरा ट्रक पौड़ी बस अड्डे के समीप पलट गया। जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया है कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा एक ट्रक जिसमें विद्युत पोल लगे हुए थे, ओवरलोड होने के चलते ट्रक के अगले पहिए मोड़ पर सड़क से ऊपर उठ गए, जिससे ट्रक के पीछे लदे पोल बाहर निकल आए। लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति पैदा हो गई। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया, साथ ही ओवरलोडेड ट्रक पर चालानी कार्रवाई की। वहीं इस दौरान स्थानीय दुकानदार प्रेम सिंह ने भी सड़क व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर सड़क बैठ रही है, जिसके कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, तो वहीं बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुआ खाल जा रहा था। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें क्या थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। गाड़ी वाले का हमने चालान कर दिया, उसकी आर्थिक कब्जे में दी गई है। तो ऐसी घटना कुछ नहीं हो पाई। वो थोड़ा ये था कि थोड़ा चढ़ा थी वहाँ पर, तो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ड्राइवर से। श्रीनगर टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए रेलवे की कार्यदायी कंपनी L&T को दोषी ठहराया है, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। सड़क हादसे की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे तक बंद रहा। बताया जा रहा है कि L&T की हेल्पर कंपनी JS ग्लोबल एक्सप्रेस एजेंसी के ट्रक जिसमें सीमेंट भरा हुआ था, वो सेगमेंट की बेल्ट खुलने के कारण बीच हाईवे पर पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार 55 साल के गोविंद सिंह चौहान ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक भले गांव बागवान के रहने वाले थे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका, जो कि सीमेंट के कार्टर के नीचे दबा था। वहीं देवप्रयाग पुलिस ने जनता को शांत करा
कराकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस दौरान 3 से 4 घंटे तक रास्ता बाधित रहा। हादसे में स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। राजमार्ग पर रेलवे की कंपनियों की जो लापरवाही रही, चाहे उसमें एल&टी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, आज इनकी लापरवाही के बतौर हमने अपने एक युवा साथी को खोया। और जिस तरीके से आज प्रशासन की गैर मौजूदगी, लापरवाही यहाँ पर हमें देखने को मिली, सरकार की लापरवाही देखने को मिली। देखो, प्रशासन ने तो जो व्यवस्था बनानी थी वो बनी नहीं, लोग परेशान रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ पर जिस युवक की जान गई उसमें घटनाक्रम में, तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय ये मिले कि उसको पूर्णतः सरकार से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।